गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले शरद जोशी जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। रचनाएं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियाँ, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। और इनकी भाषा शैली अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों का प्रयोग कहीं कहीं पर है। इनकी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है मुहावरों के द्वारा। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सके। और इनकी निधन 1991 में हुआ। तो यहाँ पर शरद जोशी जी ने बताया है कि तुम कब जाओगे अतिथि, अर्थात जब कभी किसी के घर अचानक से कोई मेहमान या रिश्तेदार बिना कोई सूचना दिए घर पर आ जाते हैं और आने के बाद तुरंत मतलब कुछ दिन रहे बिना तुरंत जाते नहीं हैं, कई दिनों तक, लंबे दिनों तक रहते हैं। मेज़बान की स्थिति जानते हुए भी वे लोग उनके घर पर रहते हैं, तो उस समय किस किस दशा का अनुभव होता है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। तो चलिए हम पाठ को सबसे पहले पढ़ते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो मेहमान हैं उनके, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, जो मेहमान हैं उनके आए चौथा दिन हो गया है और लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे, अर्थात वह जो अतिथि हैं उनसे मन ही मन पूछ रहे हैं कि तुम कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि तुम जहाँ पर बैठे हो, निसंकोच मतलब बिना संकोच के, तुम जहाँ सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, अर्थात जब कैलेंडर में डेट बढ़ते जाता है, अर्थात जो महीना ख़त्म हो जाता है तो हम उसे पलटते हैं, तो उसी को कहा कि फड़फड़ाते जा रही है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। अब यहाँ लेखक को डायरेक्टली उस मेहमान को नहीं बोल पा रहे हैं, तो लेखक उसे कैलेंडर दिखा के उसे डेट के बारे में बताते कि ये डेट है। फिर भी तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता तो यह तुम्हारा कौन सा दिन है, चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारा चौथा जो दिन है, सतत लगातार, सतत मतलब लगातार, आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार का चौथा भारी दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। अब यहाँ पे लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स इतने दिनों तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। लेखक ये बातें कह रहे हैं, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तुमने अपने चरणों का स्पर्श मेरे घर पर दे दिया है। तुमने अंतरंग निजी संबंध, अर्थात दोनों आपस में बात कर लिए तो संबंध स्थापित हो गया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी आर्थिक सीमाओं को भी देख लिया। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, अर्थात लेखक का कहना है कि तुम्हारे अतिथि सत्कार में बहुत कुछ खर्च हो चुका है, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। यहाँ पे लेखक कह रहे पृथ्वी से तात्पर्य उनकी धरती, मतलब वे जहाँ रहते हैं उनके घर से तात्पर्य है। यहाँ पर कहा है कि बहुत अधिक समय हो गया है, क्या तुम्हें अपनी पृथ्वी नहीं पुकारती, अर्थात तुम्हें घर की याद नहीं आती। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था।
अंदर ही अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जिस दिन अतिथि आए थे उस दिन लेखक का हृदय अज्ञात आशंका से, मतलब अचानक से किसी को देखकर हमारे मन के अंदर में घबराहट हो जाती है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। लेखक बता रहे हैं कि अतिथि को देखकर उनका बटुआ यानी उनकी जो पॉकेट मनी है वह अचानक से काँप उठी। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे गले मिला और उनकी पत्नी ने भी आदर सत्कार किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। अर्थात लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जब हम घर में रहते हैं तो सामान्य भोजन करते हैं, किसी चौथे मेंबर अर्थात कोई मेहमान आते तो हम उसकी खातिरदारी में बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, तो उसी को कहा गया है कि उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि 2 सब्जियाँ, जैसे कि हम सामान्य जब हमारी स्थिति ठीक नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, एक सब्जी बनाते हैं, तो उसी चीज़ को लेकिन वही चीज़ जब कोई मेहमान घर पर आते हैं तो हम उसके सत्कार के लिए 2 सब्जियां कुछ मीठा ऐसा बनाते हैं। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। अब लेखक यहाँ सोच रहे थे कि मैंने सोचा था कि जिस तरह उत्साह से मैंने तुम्हारा आदर सत्कार किया था, उसी उत्साह से तुम दूसरे दिन रेल से शानदार मेहमान नवाजी लेकर चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। अब लेखक कह रहे हैं कि हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, परंतु अर्थात लेखक जो अतिथि से आग्रह करेंगे कि तुम रुक जाओ, परंतु तुम नहीं रुकोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहे। अर्थात दूसरे दिन भी तुम अपने मन में अतिथि सुलभ अर्थात अतिथि का जो आदर सत्कार होता है उसे लेकर मुस्कान लिए तुम घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। लेखक कह रहे हैं कि हमने अपनी पीड़ा को मन ही मन दबाया और तुम्हारे सामने खुश रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। अब लेखक बता रहे हैं कि जब डिनर को हाई लेवल पर उन्होंने पहुंचाया था तो उसी को उन्होंने फिर क्या किया, दोपहर के भोजन को भी उच्च गरिमा प्रदान करी। रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। अब लेखक बता रहे हैं कि हमारी स्थिति के हिसाब से ये आखिरी छोर था, मतलब अतिथि सत्कार करने का ये लास्ट तरीका था जिसे हमने बहुत अच्छे से निभाया। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। लेखक सोच रहे हैं कि इतना हो जाने के बाद अब अतिथि के विदाई का समय आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक बता रहे हैं कि लेखक सोच रहे थे कि वह चले जाएंगे बट वह नहीं जाते। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब लेखक बता रहे हैं कि अतिथि ने उनसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता। यह आघात अप्रत्याशित था। अब लेखक बता रहे हैं कि यह आघात मतलब चोट, यह चोट क्या था, अप्रत्याशित था। इसकी चोट मार्मिक थी अर्थात मन में गहरी चोट लगी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था। लेखक बता रहे हैं कि तुम्हारे सामीप्य यानी तुम्हारे पास रहने की बेला एकाएक रबर की तरह खींचने लगेगी, इसका मुझे अनुमान न था। लेखक का कहना है कि यहाँ पर उनके रहने से जो एक तनाव सा उमड़ रहा था तो वह उन्हें अनुमान नहीं था उस चीज़ का। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब लेखक को अतिथि भगवान, क्योंकि हमारे भारत में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान के समान माना जाता है, परंतु यहाँ लेखक का कहना है कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता है, वह मानव और थोड़े अंशों में क्या हो सकता है, राक्षस हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे। अब यहाँ पे जो मेहमान है वह कहते हैं कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे। तो मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। जब लेखक के जो अतिथि रहते हैं वो कहते हैं कि मुझे कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं तो जल्दी सूख जाएंगे, जल्दी धुल जाएंगे, तो लेखक के मन में एक आस जागी कि क्या पता जो हमारे अतिथि हैं वो जाने वाले हैं। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा।
अब लेखक कपड़ा पहनकर उनके साथ जाने लगते। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी होगी। अब पत्नी क्रोध से अपनी आंखों को बड़ा करके एकाएक मतलब अचानक से देखती है। अच्छा, आज ही कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अब यहाँ पे लेखक का कहना है कि पत्नी की उस प्रकार की आंखों को देखकर मेरे अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर, अर्थात पत्नी की उस तरीके से देखने की भावना से लेखक की आंखें क्या हो जाती हैं, मतलब शांत हो जाते हैं वह। पर जब वे आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगा, अर्थात जब वह खुश रहते अचानक से इस प्रकार की आंखों का दिखाया जाता है तो उनकी भावना क्या हो जाती है, उनका मन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, संकोचित भावना हो जाती है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि के अधिक दिनों ठहरेगा, अर्थात उनकी पत्नी उन आँखों को दर्शा के पूछना चाह रही थी कि अतिथि और कितने दिनों तक रुकेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी, और उनकी आशंका भी निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे। अब लेखक मन ही मन कहते हैं कि अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यहीं हो। अब लेखक कह रहे हैं कि उनकी आशंका मतलब उनकी पत्नी की जो आशंका थी, निर्मूल मतलब होता है बिना जड़ की, तो उनकी पत्नी की आशंका बिना जड़ के नहीं थी, अर्थात उन लोगों का कहना था कि जो अतिथि हैं उनका जितना हो सके उन्होंने आदर सत्कार किया, अब उसे चला जाना चाहिए। परंतु अतिथि जा नहीं रहे थे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर वापस आ जाते हैं, फिर भी तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलमटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि तुमने जिस बिस्तर पर सोया था उसकी चादर बदली जा चुकी है, क्योंकि वहाँ पर सलवटें पड़ गई हैं, मतलब निशान पड़ गए हैं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। अब यहाँ बताया गया है कि जिस अतिथि को देखकर मन में प्रसन्नता की भावना होती थी, अब उसे देखकर क्या हो रहे हैं, उसे देखने की जो मुस्कुराहट है वह धीरे धीरे फीकी और लुप्त मतलब गायब हो जाना, धीरे धीरे गायब हो रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अब यहाँ बताएं कि ठहाकों के रंगीन गुब्बारे अर्थात सब आपस में बैठकर एक जगह जो से किसी भी टॉपिक पर लेकर बात करते थे वह अब सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी। अब यहाँ बताया गया है कि कोई भी मेहमान आते तो हम 1 दिन 2 दिन उससे खूब सारी बातें करते, तीसरे दिन सारे टॉपिक ख़त्म हो जाते तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ बचता नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि सारी वार्तालापें ख़त्म हो गई हैं, अब सेंटर पर आकर चुप पड़ी। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं। अब अधिकतर देखा गया है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो हर कोई मतलब फैमिली का, परिवार का हर व्यक्ति उनसे बात करता है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। पर यहाँ पे अब स्थिति ऐसी आ गई कि लेखक अपने उपन्यास पढ़ रहे हैं और उनके जो अतिथि हैं वह क्या कर रहे हैं, फिल्मी पन्नों को पढ़ रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब आपस की जो वार्तालाप है वो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गई। और चर्चा के विषय चुक गए। अब जितनी चर्चाएं थी वो सारी समाप्त हो गई। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और एक चुप्पी। अर्थात लेखक कहना चाह रहे हैं कि इतनी सारी बातों के बावजूद भी अब उन दोनों के बीच में अब कोई बातचीत नहीं है, फिर भी एक चुप्पी है। सौहार्द अब स्नेह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, मतलब जो एक प्रसन्नता थी वह धीरे धीरे बोरियत में बदलती जा रही है। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर ली है, भावनाएं हैं वह अब गालियों का स्वरूप धारण कर, अर्थात अब लेखक के मन में अपने मित्र, अपने अतिथि के बारे में अच्छी भावना नहीं रही। पर तुम जान नहीं रहे किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। अब लेखक को अत्यधिक क्रोध आ रहा है तो वह कह रहे हैं कि किस जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा उस गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, अर्थात उनका पूरा परिवार इस भेद को जान नहीं पा रहा है। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है तुम कब जाओगे अतिथि, अर्थात लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि।
कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। पत्नी मतलब लेखक की पत्नी है, वो पूछती है कि कब तक ये टिकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। तो जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम अचानक से बोलते हैं नहीं ना, तो उसी प्रकार उन्होंने दृश्य अपने कंधों को उचकाकर बता दिया कि कुछ नहीं, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब जब भी कभी कोई मेहमान आते तो हम उनके लिए नए नए पकवान बनाते, उनकी खातिरदारी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक हम करते हैं, लेकिन वो अत्यधिक दिनों तक रुक जाते तो हम अपने नॉर्मल वे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लेखक की पत्नी अब किस पर आ गई है, खिचड़ी में आ गई है। बनाओ, सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी है, अर्थात आदर सत्कार की उष्मा खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। डिनर से जो गए थे वह किस पर आ गए, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अतिथि अगर अपना बिस्तर लपेट कर जाते नहीं है तो हमें किसका क्या करना होगा, हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे मेरे संबंध एक बीमारी के रूप में हो गए हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने का ये चरम समय आ गया है, फिर भी तुम जा नहीं रहे हो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा हो, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे अपने नाना नानी यहाँ जाते हैं, लेकिन अत्यधिक दिनों तक हम रुक जाते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि अब बस अब जाना है यहाँ से। तो लेखक भी वही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि कभी भी हम बाहर निकलते तो दूसरों का घर सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अत्यधिक दिनों तक हम वहाँ नहीं रुक सकते। क्यों नहीं, क्योंकि अपना भी एक अभिमान होता है। अगर हम किसी के घर जाएंगे और अत्यधिक दिनों तक रुकेंगे तो अगले जो हमारे लिए खातिरदारी कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये कब जाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी है। अब यहाँ अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने घर में हम रूखा सूखा खाकर भी रह सकते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया। लेखक कह रहे हैं कि घर को इसीलिए स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। अब मतलब यहाँ लेखक बताना चाह रहे हैं कि लोग दूसरों के घरों के स्वीटनेस अर्थात दूसरों के घरों के मिठास को काटने को ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अर्थात लेखक की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वह अपने अतिथि को गेट आउट भी बोल सकते हैं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरणें तुम्हारे बिस्तर पर आएंगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य का परिचित किरण होगी। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उनके खर्राटों से पूरे रात क्या होता है, गूंजने लगता है, और यह सुबह जब उठेगी तो सोच रहे हैं कि तुम्हारी यह कौन सी सुबह होगी, 5वीं सुबह होगी, 5वें दिन की सुबह होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। अब लेखक कह रहे हैं कि आशा होगी कि वह किरणें तुम्हें छू कर क्या करेंगी, तुम्हें घर लौटने के लिए विवश करेंगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, अर्थात लेखक की हिम्मत की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। अब लेखक कह रहे हैं कि उसके बाद मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा और क्या हो जाऊँगा, लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। अर्थात लेखक कह रहे कि अतिथि क्या होता है, देवता के समान होता है, परंतु वह भी क्या है, एक मनुष्य है। और मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। ये बात लेखक ने कहा है कि एक जगह पर देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अब लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो देवत्व अर्थात जो तुम्हारा आदर सत्कार है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, वह तुम्हारे चले जाने से ही सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। अर्थात मनुष्य की स्थिति ऐसी, मनुष्य को जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो तुरंत उस चीज़ पर बगावत करते हैं। तो लेखक भी यही चीज़ कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी पर उतर जाए उससे पहले ही तुम क्या हो जाओ, चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अंत में लेखक कहते हैं कि उफ परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने
कई दृश्यों को बताया है कि जब इंसान की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो वो अचानक से कोई मेहमान आ जाते तो उस समय किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया है। चलिए अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहे थे। अतिथि जो है 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहे थे और कल उनका 5वां दिन था, 5वां दिन होने वाला था। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ा रही थी। थर्ड है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत बहुत ही नम्रता के साथ किया था, अर्थात स्नेह के साथ उन्होंने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी। दोपहर के भोजन को डिनर की गरिमा, मतलब उच्च मध्यम वर्ग के डिनर की गरिमा प्रदान की गई थी। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि मुझे लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की उष्मा जब समाप्त हुई तो वह किस पर रुकी, खिचड़ी पर आकर रुकी। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था, अर्थात वह उसे स्टेशन जाकर छोड़ना चाहते थे। अर्थात लेखक का कहना है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो उन आपस का जो प्रेम रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वही प्रेम अगर आप किसी के घर में अत्यधिक दिनों तक रुक जाएंगे तो वह प्रेम एक पीड़ा के रूप में हो जाएगा। तो वह पीड़ा दुखदाई ना हो उससे पहले ही अतिथि को चले जाना चाहिए। तो लेखक अतिथि को ऐसी विदाई देना चाहते थे कि वह उनके आपस का प्रेम हमेशा बना रहे। थैंक यू।